बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हर बार की तरह मैं एक और आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है कि आप जर्मनी में बैचलर के लिए कैसे आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया होता है या उनको किसी ने बताया होता है कि जी आपने अगर जर्मनी जाना तो बैचलर के लिए तो आपके पास जो है वो जर्मनी का कोई ना कोई लैंग्वेज का लेवल होना चाहिए। जबकि ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी बात ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो आपको इंग्लिश में भी ऑफ़र होते हैं। इसी में मालूमात के लिए मैंने रब्ता किया था हाशिर से। तो इनसे पूछते हैं कि इनका बैचलर की या जो लेवल था या जो इनका प्रोसेस था वो कितना लंबा था, क्या-क्या इनको मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी और कितनी देर में इनको ये सारा जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हुआ। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने आज का जो है वो वीडियो। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अल्लाह पाक का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। हाशिर, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताओ कि बैचलर के लिए जर्मनी में आने के लिए क्या जर्मन लैंग्वेज का कोई लेवल ज़रूरी है, या हम बगैर जर्मन लैंग्वेज के सीखे या बगैर कुछ नो हो किए भी हम जर्मनी में बैचलर के लिए आ सकते हैं? देखिए, जर्मन लैंग्वेज कंपल्सरी नहीं है। आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप जर्मन लैंग्वेज में वहाँ अपना सर खपाएँ। उससे बेहतर है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोर्स ढूँढ लें हुँ। और बहुत चांस है कि आपको मिल जाएगा आराम से। तो जैसे वेबसाइट है dart.de, ठीक वहाँ है। से आप कोर्स आराम से ढूँढ सकते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ बैचलर्स के जितने कोर्सेज़ हैं एज़ पर माई नॉलेज तकरीबन 70% जर्मन में होंगे और 30% आपको इंग्लिश में मिल जाएँगे, जो कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर है मतलब मिल 30%। जाते हैं, मिल कोर्सेज़ जाते हैं हैं। ज़रूर इंग्लिश हर के। फील्ड का कोई ना कोई इंग्लिश का मिल जाता है आपको कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो बैचलर के लिए जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है? मतलब आपको बैचलर के लिए कितने ईयर एजुकेशन चाहिए? देखिए, बैचलर्स के लिए आपको चाहिए 13 इयर्स एजुकेशन। ठीक है। 13 इयर्स एजुकेशन का क्या मतलब है कि आपने अपनी एफएससी की या आपने आईसीएस किया। हुँ। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में किसी भी बीएस के कोर्स में जो आपकी फील्ड से हुँ। रिलेटेड है या जिसमें आप आगे पढ़ना चाहते हैं, हुँ। उसमें आपने एडमिशन लिया बीएस में, 4 इयर्स बीएस में, ठीक है। और आपने 1 साल वहाँ पढ़ा यानी कि 2 सेमेस्टर्स। ठीक है। वो 2 सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट हुए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे उतरेंगे, आप ठीक है। वहाँ बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आइल्स की भी कोई शर्त है कि जस्ट बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर मेंशन होता है कि जी आप 6.5 से लेस देन, यानी 6.5 ओवरऑल और लेस देन 6 से नीचे कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या बैचलर के लिए भी कोई मखसूस है, या बस जनरल जो बेसिक की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट वो इनफ है? नहीं, आइल्स जो आपको बैचलर्स में है ना, वो चाहिए होगा। ठीक है। क्योंकि मास्टर्स में ये होता है कि आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, उस पे काम चल जाता है। हुँ। लेकिन बैचलर्स में ये है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ भी कंपल्सरी करती हैं कि आइल्स चाहिए, ठीक है। और वो जैसे 6.0 है तो हुँ। बेसिक रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट 6.0 पे एडमिशंस मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप 6.5 का माइंड रखें, क्योंकि हुँ। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 करती हैं, रिक्वायर करती हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी 7 भी रिक्वायर करती हैं, हुँ। जैसे हैम्बर्ग में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ 7 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी पर टोटल डिपेंड करता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उनकी वेबसाइट विज़िट करें और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। ठीक लेकिन है। जनरल हुँ। 6.5 जो है बहुत अच्छा स्कोर है अप्लाई करने के लिए। क्राइटेरिया में 13 साल एजुकेशन, यानी 2 सेमेस्टर मिनिमम। जी, जी। उसके अलावा आपका मैट्रिक और इंटर के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, सनद जिसको हम कहते हैं। सर्टिफिकेट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक और इंटर के, क्या ये बीसीसी से अटेस्टेड होने ज़रूरी हैं? जी, जो आपकी एफएससी और आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, हुँ। ये आईजीसीसी से अटेस्ट होना कंपल्सरी है। ठीक है। और जो आपकी 2 इयर्स की 2 सेमेस्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, हाँ। उसका कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप एचईसी से टेस्ट करवाएँ। कुछ बच्चे करवा लेते हैं टेस्ट, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हो जाती हैं। हुँ। लेकिन जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की थी, उनकी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट नहीं हो रही हुँ। थी। हुँ। तो मुझे काफ़ी इशू था कि पता नहीं क्या होगा, एम्बेसी मुझे ऑब्जेक्शन लगा दी। ऑब्जेक्शन ना लगा दी कि क्यों अटेस्टेड नहीं है। तो हुँ। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो कहते हैं ये इनकम्प्लीट है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हुँ। इसको टेस्ट करवाएँ।
तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ठीक है। और IPCC कंपलसरी है, वो आपने FSC और मैट्रिक किया हुआ। डॉक्यूमेंट्स भी हमने क्राइटेरिया के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे कवर हो गए कि कौन कौन से चाहिए। अब मैट्रिक इंटर के चाहिए और उसके अलावा CV तो नॉर्मली पूरे यूरोप में यूरोपास फॉर्मेट चल रहा है। यूरोपास चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स भागते हैं, क्या वो ज़रूरी है बैचलर के लिए भी? देखें, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसके एडमिशन्स थ्रू यूनिवर्सिस्ट हो, तो थ्रू यूनिवर्सिस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज का आप एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें अच्छा सा, और वहाँ अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंडिविजुअली अप्लाई होता है, उनका अपना पोर्टल है, तो उधर ज़्यादातर में नहीं चाहिए होता, क्योंकि जिसमें जैसे मैंने यहाँ हॉक्सटल बॉन राइनजी में किया था अप्लाई इधर बॉन में, तो यहाँ पे मोटिवेशन लेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने किया था उनके लिए मैंने मोटिवेशन लेटर लिखा था, तो ठीक है। वहाँ रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो इनटेक हैं, इनटेक्स मास्टर्स के लिए तो ऑब्वियसली समर और विंटर होते हैं, और जहाँ तक समर की बात है तो वो मेरे ख्याल में अक्टूबर से नवंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं एडमिशन, अक्टूबर से स्टार्ट होता और जो विंटर हैं वो मई अप्रैल मई से मेरे ख्याल ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं। है। जी, वो मई में शुरू। तो बैचलर का भी यही सेम है? बैचलर्स का भी सेम। बैचलर्स में जो मेजर इंटेक है जिसमें आपको ज़्यादा इंग्लिश के कोर्सेज मिलेंगे वो विंटर है। ठीक है। समर में बहुत कम आपको बैचलर्स के कोर्सेज मिलेंगे, रेयर केस है, मिल रेयर जाएंगे केस लेकिन है, बहुत लेकिन बहुत कम है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप समर को एज अ बैचलर्स टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद ना ही मिले कोर्स, लेकिन विंटर में आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताओ कि यार जिस तरह हमारे पाकिस्तान में FSC का जो रिज़ल्ट है, इंटर का जो रिज़ल्ट है वो आता है अक्टूबर में, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर चल जाता है। तो उस दौरान जब उन्होंने फिर आगे वो इनरोल हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इस दौरान तो उनका जो नेक्स्ट ईयर का इंटेक होता है समर या विंटर का जो भी होता है, विंटर का वो ऑब्वियसली समर भी गुजर जाता है, विंटर भी गुजर जाता है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट ईयर है वो नेक्स्ट ईयर है जून या जुलाई में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या आप रिकमेंड करोगे कि उनको क्या करना चाहिए कि वो फिर उस इंटेक में अप्लाई करें या नेक्स्ट इंटेक में अप्लाई करें, या उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए, ये जो सिचुएशन थी ये मैंने भी फेस की थी। ठीक है। मेरा भी जैसे रिजल्ट था FSC का वो अक्टूबर में आया था, और मेरी यूनिवर्सिटी नवंबर में स्टार्ट हुई, और जो मेरे 2 सेमेस्टर्स थे वो जुलाई में कंप्लीट हुए, और 15 जुलाई को एडमिशन्स बंद हो जाते हैं विंटर इंटेक के लिए। अच्छा। तो अब मेरा तो इंटेक मिस हो चुका हुआ था। अब इस सिचुएशन में ये हल है कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करें वो समर में ऑफ़र कर रही है आपका कोर्स, तो आप 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए हैं, आप साथ साथ जो है आइट्स की प्रिपरेशन करें, और जैसे ही आपके सेमेस्टर 2 कंप्लीट होते हैं आप अपनी जो इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए अप्लाई करते हैं, या सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है या इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट होती है, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और साथ आइट्स देते हैं। तो ये होगा कि आपके अक्टूबर से पहले पहले आपके पास जो है आइट्स भी होगा, आपके पास जो है 2 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट भी होगी, तो आप समर टारगेट करें। अगर इन केस जैसे मेरा केस था, मेरे पास समर में कोर्स नहीं था, तो उस सिचुएशन में आप फिर ये कि आप डिग्री कंटिन्यू रखें, अपने सेमेस्टर पढ़ते रहें, आइट्स की तैयारी करते रहें, नवंबर में जाके आइट्स जो है आप जब करीब आ जाए एडमिशन, करीब आ जाए एडमिशन, सो आप ज़्यादा भी करीब ना चाहें, क्योंकि आइट्स का इन केस अगर किसी का नहीं अच्छा बैंड आता तो रीटेक करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास टाइम हो ज़रा दोबारा देने के लिए, तो आप नवंबर दिसंबर में आके आइट्स दे दें, और फिर इस तरह ये होगा कि आपके पास जनवरी में आपके पास अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी कंप्लीट है, आपके पास आइट्स भी है, आप अटेस्टेशन भी सब कुछ चीज़ों की करवा लें, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें अप्रैल से पहले। जैसे ही अप्रैल में जो है एडमिशन्स स्टार्ट हों तो आप जो अप्लाई कर दें, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है मेरे ख्याल से, नहीं 15 मई से स्टार्ट होते हैं, तो 15 मई से जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे डैगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डैगेनडॉर्फ में है, वहाँ एडमिशन जल्दी खुल जाते हैं, तो आप इसी तरह जिन यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन खुलती हैं वहाँ तो अप्लाई करें, ताकि आपके इंटरव्यू से पहले आपके पास कोई एडमिशन लेटर तो होना जिसकी बेस पे आप इंटरव्यू देने जा सकें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आप अप्लाई करेंगे उनका एडमिशन लेटर बहुत लेट आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट
मई के एंड या बल्कि जून के एंड तक या मई में जाके जो आपको ना एडमिशन मिलेंगे अगर आपने मतलब पहले से अप्लाई किया हो। ठीक है। और एक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर थ्रू यूनिसिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी है तो जितनी जल्दी हो सकता है, जैसे मैंने अप्रैल में ही यूनिसिस्ट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, तो मुझे विद इन 1 मंथ अभी मेरी मतलब एडमिशन्स प्रॉपर शुरू नहीं हुए थे जो 15 मई से होते हैं, मुझे उससे पहले वीपीडीज मिल गई थी। वीपीडी यूनिसिस्ट का डॉक्यूमेंट है जो कि एक एलिजिबिलिटी शो करता है कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह ये होगा कि आपके एडमिशन खुलने से पहले ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हो गए यूनिसिस से, आपको वीपीडीज मिल गई है, तो आपको एडमिशन लेटर जल्दी मिलने का चांस होता है। क्योंकि जैसे इस ईयर आपने देखा 22 मई को अपॉइंटमेंट्स ओपन हो गई थी, तो अगर 22 मई को जिसने अप्लाई की है सपोज उसको जून के फर्स्ट वीक में मिल गई अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद एडमिशन लेटर नहीं होगा। तो बेहतर है कि अगर आप यूनिसिस वाली है तो आप पहले अप्लाई अप्रैल में ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ताकि आपके पास अपॉइंटमेंट से पहले जो है एडमिशन लेटर कोई अवेलेबल देते हैं। जी बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट से काम चल जाएगा। हाँ जी, ट्रांसक्रिप्ट से काम चल जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ इशू करती हैं इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट या कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट देती हैं। तो जब मैंने यूनिसिस पे अप्लाई किया था तो मेरे पास इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, मेरे पास सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, तो मैंने सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट ही अपलोड कर दी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो भी एक्सेप्ट हो गई। तो सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चल जाएगी आपकी, और इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट ले लें तो वो बहुत बेहतर है क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और एक ट्रांसक्रिप्ट जैसी उसमें फील आती है, तो वो ज़रा सही है, बेहतर है आपके लिए अगर वो मिल लेती है। नहीं तो सेमेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी चल जाती है, कोई इशू नहीं। जो अप्लाई किया है उसमें आप DAT.D की जो वेबसाइट है वहाँ से प्रोग्राम चेक करते हैं कि कौन कौन से आपकी फील्ड के रेलिवेंट प्रोग्राम अवेलेबल है। जी बिल्कुल। और जो अप्लाई करना होता है वो यूनिसिस्ट के थ्रू भी होता है, और बाद का जो है वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ को का अपना पोर्टल भी होता है, जिस तरह आप ये बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इनका अपना पोर्टल है, तो वहाँ से भी अप्लाई हो सकता है। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताएं कि आपने जो प्रोसीजर जो मतलब बैचलर में आए हैं, तो क्या ये सारा प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो आपने खुद ही किया है या किसी कंसल्टेंट से करवाया है? और दूसरी बात यह है कि इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा है? अच्छा, देखें ये जर्मनी का जो प्रोसेस है ये आप विदाउट कंसल्टेंट करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, उसके अलावा आप जो है ना डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे स्टडी इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वहाँ से आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। तो जो मेरा प्रोसेस था वो मैंने कम्प्लीटली खुद ही किया था। मेरा एक कज़न था यहाँ जर्मनी में, तो वो रिसेंटली आया था, उसको सारे प्रोसेस का आइडिया था, तो उससे हेल्प ले ली, कुछ बुक से ले ली, कुछ वीडियोस देख ली, कुछ वेबसाइट से सर्च कर लिया, इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन लेके सारा खुद ही अप्लाई किया था। एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम 1 ईयर का रखते हैं, क्योंकि 1 ईयर एक तो एम्बेसी की तरफ से भी अपॉइंटमेंट्स आने में टाइम लग जाता है, बिल्कुल और बात कर ये था कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेट देती है। लेट देती तीसरी चीज़ उसमें ये ऐड हो जाती है कि आपको अगर अपॉइंटमेंट भी आपने अप्लाई कर दी, अपॉइंटमेंट आप आ भी गई, एडमिशन लेटर भी आपको मिल गया है, बात का तो ये होता है कि जिस तरह यहाँ पे इनकी सिटी में इमिग्रेशन जो होती है, इमिग्रेशन ऑफिस होता है, इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है, फिर बात का तो ये होता है कि आपका टाइम भी वीज़ा आने में भी टाइम लग जाता है। तो मतलब इन केस हम एवरेज ये कह लें कि 1 मंथ तक तो टाइम, 1 साल तक तो टाइम हम रिकमेंड करें, उस दौरान वो अपनी पीछे जो बैचलर पाकिस्तान में या अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, और इधर भी साथ साथ करते जाएं, तो इधर से जब आ जाए तो फिर वो उधर से हाँ, जब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट आपकी हो गई है, आपका इंटरव्यू हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और बस आपका जो है और प्रोसीजर सारा डन हो चुका है, तो आप भले छोड़ दें वहाँ से। अब जैसे मेरा जब वीज़ा इंटरव्यू आया था तो मेरे यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे, तो मैंने सारे फाइनल पेपर्स दिए थे और मेरा इंटरव्यू पेपर्स के दरमियान था। पेपर्स मुझे तो अच्छा हो गया था कि मुझे छुट्टी थी उस दिन, तो मैं फिर इंटरव्यू देने चला गया था और बाकी जितने पेपर थे वो बाद में आके दिए। तो मैंने ऐसे वहाँ पे अपने पूरे 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए थे और साथ फिर जैसे ही मेरा यहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू वगैरह हो गया तो फिर खैर बात है। इसमें भी जो ब्लॉक अमाउंट वाला सीन है, इसमें भी उतनी ही अमाउंट चाहिए होती है जितनी मास्टर्स के लिए, या बैचलर के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए होता है? क्योंकि बैचलर ऑब्वियसली यहाँ पे 4 साल का है, मास्टर 2 साल 3 का है, साल का बस। बैचलर 3 साल का है यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 3.5 साल है, 7 सेमेस्टर्स, कुछ यूनिवर्सिटी लेकिन ज़्यादातर का 3 साल के 6 सेमेस्टर। ठीक है।
क्योंकि एक सेमेस्टर एक साल तो आपका ऑलरेडी पाकिस्तान में हो गया, आई थिंक वो भी शामिल है, इनके सेपरेट होता है। नहीं इनका सेपरेट आपका यहाँ बैचलर्स टोटली न्यू स्टार्ट होगा। हाँ जैसे मेरी यूनिवर्सिटी बॉन राइनसीक है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये होता है कि आपने जो क्रेडिट्स किए हैं पाकिस्तान में 13 ईयर्स एजुकेशन के अलावा, जैसे मैंने आगे 2 सेमेस्टर्स किए थे, तो आपके वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये था कि 13 ईयर्स एजुकेशन के अलावा आपके 30 क्रेडिट आवर्स और किए तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन मेरे 24 थे, तो 24 होने की वजह से मेरे क्रेडिट नहीं ट्रांसफ़र हो सके। तो अगर तो 30 क्रेडिट आवर्स आपके और ऊपर हो चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो बैचलर में शामिल हो वो जाएंगे। आपके बैचलर्स में शामिल, आपको यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका बैचलर्स उसी तरह ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके मे बी 2 साल मे बी 2.5 साल का एक सेमेस्टर का हो, 2 सेमेस्टर जितने क्रेडिट्स हों, जितने क्रेडिट्स। ब्लॉक अमाउंट उतनी 11,347 ही होगी हाँ जो मास्टर्स के लिए। जी सेम। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर, आपने टाइम निकाला और टाइम दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि जी वो उनको बताया ये जाता है कि जी आपके पास लैंग्वेज होगी जर्मन तो फिर आप बैचलर के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने एक बहुत अच्छी मालूमाती वीडियो के लिए टाइम निकाला, उसके लिए फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आज की मालूमाती वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।